नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों लूसेंट सीरीज शुरू कर दिए हैं, ठीक ना। जहाँ तक अभी तक हम लोग जहाँ तक पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। जय विकास तक ख़त्म हो गया है। यहाँ से शुरुआत हुआ था, शुरू से, है ना। जीव विज्ञान की शुरुआत हुआ था, अभी तक हम यहाँ तक ख़त्म कर दिए हैं। इतना ख़त्म हो चुका है, ठीक ना। तो जय विकास से शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों। तो जय विकास क्या होता है, सबसे पहली बात, है ना। जय विकास का अर्थ होता है जीवन का विकास, कैसे हम लोग का विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जय विकास कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना। तो जितना भी शुरुआत था, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव, जितने भी छोटे छोटे जीव होते थे, उनके क्रमिक में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और अधिकाधिक जीव की जो थे वो उत्पत्ति को, जितना भी उत्पत्ति उन लोग का हुआ, बदलाव हुआ, है ना, उन्हीं में क्या कहते हैं हम लोग, जैव का विकास हुआ। पहले का हम लोग देखते थे, हम लोग मतलब जो है चिंपांजी बंदर के प्रजाति के थे हम लोग, तो उसी जैसा हम लोग देखते थे। धीरे धीरे हम लोग में बदलाव हुआ, हम लोग मानव कितना आगे बढ़ चुका है, तो ये विकास ही न हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं की रचना, कायिकी एवं रासायनिकी भ्रूणीय विकास और वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है, ठीक ना। किसके किस में क्या है, तो जीव जंतुओं की जो रचना है और रासायनिक जो भ्रूणीय, इसका जो है विकास, इसी के वितरण आदि पर क्या किया गया, आपसी संबंध के आधार पर इसको सिद्ध किया गया है। देखिए, जो जैव विकास कहते हैं, लैमार्क, डार्विन और वेलेस, ये जो है लैमार्क, डार्विन और वेलेस डी ब्रीज, ये जो वैज्ञानिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें क्या क्या खामियां है। तो देखिए, लैमार्क, डार्विन और वेलेस जो है, डी ब्रीज आदि, इन जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो ये जो वैज्ञानिक है, ये जब जैव विकास से रिलेटेड है सारे, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, है ना। इनमें से कोई पूछ सकता है। लेमार्क, डार्विन और वेलेस डी ब्रीज क्या है, ये सब जैव विकास के संबंध से जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा इन लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं वर्गीकरण से प्रमाण क्या क्या दिया हुआ है। वर्गीकरण से प्रमाण जो है, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजनता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण और भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आगे भी कह रहा है तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक प्रमाण, आनुवांशिकी के प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण। ये सब जो प्रमाण हम लोग को मिला है, यही ना सब क्या है, जीव का विकास है ना। इस सब से हम लोग को क्या मिला है, ये जो प्रमाण से हम लोग का जीव कैसे विकास किया है, इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग समजात अंग क्या होता है। देखिए, समजात अंग क्या होता है। समजात का अर्थ होता है मतलब एक जैसा, मिलता जुलता। देखिए इसके बारे में हम लोग ठीक से देखते हैं। तो इसका होमोलोगस ऑर्गन हो गया, जैसे कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऐसे अंग जो है विभिन्न अलग अलग कार्य के लिए उपयोजित हो जाते हैं और हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो है विभिन्न कार्य करने के लिए एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन देखने में क्या होते हैं, काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, है ना। परंतु जो मूल इनकी जो रचना होती है, जो रचना इस सब का बनावट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन, जन्म से जैसा इनका जो रचना होता है, ये समान होता है। क्या होता है, समान होता है ना। तो देखिए समजात, इसमें जात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो सील होता है, सील को आप देखे होंगे, सील जो देखे होंगे आप लोग, जो आप लोग समुद्र में देखे होंगे ना, समुद्र के किनारे में जो मोटा मोटा रहता है सब बैठा हुआ, वही सील है। तो उसका जो फ्लिपर है, मतलब हाथ जो चलाता है अपना चपर चपर ऐसे करके, वही सील है। तो सील के फ्लिपर हो गया चमगादड़ के पंख, ठीक ना, और घोड़ा की जो अगली टांग होती है, ये सब, और बिल्ली का जो पंजा होता है, और मनुष्य का अगला हाथ, मतलब दो जो हाथ है, इनको हाथों के जो है मौलिक रचना जो भगवान बनाया है वो एक जैसा ही बनाया है ना। लेकिन ये सब अपने अपने काम जो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, है ना। चमगादड़ का पंख अपना जो है वो भी हम लोग का जैसा हाथ है, वैसा वो सबका चमगादड़ का पंख है। भगवान तो समजात अंग बनाया है, लेकिन वो काम अपना अलग अलग करते हैं। काम क्या करते हैं वो लोग, अपना अपना करते हैं, है ना। तो यही यहाँ बता रहा है, सील का जो फ्लिपर है उसका काम अलग है, वो तैरने में काम में लाता है अपना। घोड़ा की अगली टांग दौड़ने में काम आता है, बिल्ली का पंजा भागने में, है ना। वैसे सबका अपना अपना क्या है, कार्य है, लेकिन अंग तो सब एक ही है, भगवान ने एक ही जैसा बनाया है, वही बता रहा है यहाँ पे। तो देखिए आगे कह रहा है, इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हम लोग को आगे देखने को मिलेगा कंकाल तंत्र में क्या क्या होता है। ये सब हड्डी का क्या है, अंग है ना। ह्यूमरस, रेडियोस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल्स, ये जो हम लोग हड्डी का अंग है, ये सब जो है आता है हड्डी, ये अस्थि होती है। क्या होती है, ये सब आदिया जो है अस्थियाँ होती है। इनका जो भ्रूणकीय विकास होता है, भ्रूणकीय विकास मतलब जो इनका जो विकास होता है एक सा ही होता है, कहने के लिए तो एक सा ही होता है, लेकिन परंतु इन सभी का जो कार्य होता है, कार्य कह रहा है ना, कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है।
सील का जो फ्लीपर होता है तैरने के लिए, कह रहा है ना, देखिए सील का फ्लीपर किस लिए, तैरने के लिए। चमगादड़ के पंख उड़ने के काम में आता है, और घोड़ा का जो टांग है ये दौड़ने के काम में आता है, तथा मनुष्य की हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए भी काम आता है ना। तो यहाँ तक हम तो समझ गए समजात अंग क्या होता है। अब आगे देखते हैं समरूप अंग क्या होता है। समरूप अंग क्या होता है, देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। देखिएगा, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। ये कार्य मतलब वो अंग जो है ना, भगवान अलग अलग टाइप से उसका जो भगवान बनावट अलग अलग किया है, लेकिन उसका जो रूप है, कार्य करने का जो रूप है वो एक जैसा है ना, जो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण वो समान दिखाई देते हैं। देखिएगा, तो परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन से वे अलग होते हैं। वैसे तो उसका रचना बनावट अलग होता है, लेकिन वो समरूप अंग कहलाता है जब वो क्या एक जैसा ही काम करता है। देखिएगा, आगे हम लोग इसको बढ़िया से डिटेल्स में समझाया हुआ है। देखिए उदाहरण में आपको समझ में आएगा। जो तितली होती है, तितली चाहे पंछी और चमगादड़, ये सब इनका जो पंख होते हैं ना, ये उड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, और देखने में ये एक समान ही लगते हैं। लेकिन इन सभी की उत्पत्ति जो है वो अलग अलग ढंग से हुई है। कैसे हुई है, अलग अलग ढंग से हुई है। तो कहने का मतलब इसका रचना बनावट एक रचना जो है, बनावट है वो अलग अलग ढंग से हुआ है कहने के लिए, लेकिन वो अपना काम जो करता है सेम वैरायटी का कर लेता है। उड़ने का काम कर रहा है, तितली भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ता है। और चमगादड़ हम लोग देखे थे, क्या पीछे हम लोग देखे थे, समजात अंग था, उसका जो आगे का जो हाथ था वो हम ही लोग के हाथ से मिलता जुलता था, लेकिन वो क्या करता है, उड़ने का काम में लाता है। तो यही कह रहा है, तितलियों के जो पंख की रचना होती है शरीर भित्ति भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों के द्वारा, चमगादड़ की पंख रचना हाथों की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से ये सब हुई है ना। तो यही हम लोग देख रहे थे, समरूप और समजात में आप अंतर समझ गए होंगे, है ना, मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं अवशेषी अंग क्या कहलाता है। अवशेषी जो है, जो बिना काम का नहीं, अवशेषी अंग हम लोग बचपन से सुनते थे कि ये अपेंडिक्स जो हम लोग पेट में होता है, ये क्या है, अवशेषी अंग है ना। तो देखिएगा, इसी के बारे में कह रहा है, वेस्टिगल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों को पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं। जीवों के जो पूर्वज में क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, है ना। परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका जो महत्व है वो समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्या होता है, क्रमिक लोप हो जाता है। लोप मतलब इसका काम करने का जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक ना। देखिए उदाहरण में दिए, कर्ण पल्लव, कान का जो हम लोग ये जो लटका रहता है ना, जहाँ पे लेडीज सब कान छदवाती है, उसी को बोलते हैं कर्ण पल्लव। तो कर्ण पल्लव जो हो गया, त्वचा के बाल, जो हम लोग का शरीर पे बाल जमता है, और वर्मी फॉर्म क्या है, वर्मी फॉर्म और अपेंडिक्स, ये सब जो आदि आता है, अपेंडिक्स बोले थे ना, ये सब हमारा क्या आ जाता है, अवशेषी अंग। ऐसा कोई भी काम हम लोग शरीर में नहीं है, फिर भी ये हम लोग का क्या है, अंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। देखिएगा, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। हम लोग का शरीर में अभी तक कितना अवशेषी अंग है, 100 अवशेषी अंग है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होगा, है ना, कि ये हमारा क्या है, अवशेषी अंग है, बिना काम का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सबसे पहले देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव कौन से जीव थे, जीवों की बात कर रहा है, ना कि पादप का बात कर रहा है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो थे वो साइनोबैक्टीरिया थे। कौन थे, साइनोबैक्टीरिया थे। चलिए आगे देखिए, पक्षियों का जो विकास है वो सरीसृपों से हुआ। जो पंछी जो उड़ रहे हैं ना, सबसे पहले उनका जो इवोल्यूशन हुआ है किससे हुआ है, तो सरीसृपों से, यानी रेंगने वालों से हुआ है पंछियों का विकास, ठीक ना। जितना भी रेंगने वाले जंतु थे उन्हीं से पंछियों का विकास हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग में हुआ है। जितना भी जल स्थलचर जीव हैं, है ना, जल में और स्थल पर रहने वाले, जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, जो जल में भी रहता है, स्थल में रहता है, तो इसी को बोलते हैं जल स्थलचर या फिर नभचर बोल सकते हैं। तो जल स्थलचर जो जीव होते हैं, इनका विकास जो हुआ है ये मत्स्य वर्ग से ही हुआ है, ठीक ना, मत्स्य वर्ग से ही हुआ है, ध्यान रखिएगा, मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग, जो स्तन वाला जो वर्ग है, जितना भी स्तन वाला वर्ग है, जैसे में हम लोग भी हो गए, जीव जंतु जो दूध पिलाता है ना, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। इसका मतलब हम लोग का जो विकास है ये भी किससे हुआ होगा, सरीसृपों से ही हुआ होगा, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। आगे देखिएगा, जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीव एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कहने का अर्थ है ना कि जो भी जीवों का अंश होता है, जो जीव जो होता है वो मर जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। वही जो मिट्टी
आज से 100 साल 10 साल के 100 साल 1000 साल के बाद जो खुद आता है तो उसमें से क्या निकलता है, उसके जो अंग निकलते हैं कोई कोई, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। तो इसके अध्ययन को हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। देखिएगा जैव विकास जो हम लोग देख रहे थे इसके सिद्धांत क्या हैं देखिएगा। तो जैव विकास के जो संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से लैमार्कवाद हो गए, डार्विनवाद हो गए और उत्परिवर्तनवाद, ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा जैव विकास का सिद्धांत हो जाएगा। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। देखिएगा जो लैमार्क नामक जो वैज्ञानिक है इसने लैमार्कवाद दिया था, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद भी दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं लैमार्कवाद क्या होता है। लैमार्किज्म है ना। तो लैमार्क का सिद्धांत जो है ये लैमार्कवाद कहलाता है। ये इसने 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक के नाम क्या था, फिलॉसफी जूलॉजी, क्या नाम था, लैमार्क का जो है पुस्तक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, है ना, फिलोसफिक जूलॉजिक। ये जो है प्रकाशित हुआ था कब, 1809 में। ध्यान में रखिएगा लैमार्कवाद का जो है पुस्तक का नाम क्या है, लैमार्क का पुस्तक का नाम क्या है, तो फिलोसफिक जूलॉजी। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जितना भी जीव होते हैं उनके अंग में क्या होता है, हमेशा क्रम वाइज धीरे धीरे वो सतत मतलब एक से करके एक धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में ये बड़े होते रहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जैसा कि वातावरण रहेगा वैसा उसका प्रभाव पड़ेगा उसके शरीर के अंगों पे, है ना। तो इसके कारण देखिएगा जीव जो होते हैं विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, मतलब कि जो जैसा अपना उपयोग करता है उसका शरीर का जो अंग है वैसा ही बढ़ते जाता है। देखिएगा इसमें समझाया अच्छा से कि इसके कारण जो होते हैं जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग क्या रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाली जो अंग होते हैं उसके शरीर का क्या होता है, उसका विकास अधिक हो जाता है, और कम उपयोग जो आने वाला जो अंगों का विकास होता है उसका उपयोग क्या होता है, उसका जो शरीर का जो है अंग क्या होता है, कम मतलब छोटा रह जाता है। तो इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिएगा इस प्रकार से जीवों के द्वारा उपार्जित लक्षणों को वंशगति कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशगति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती हैं, ठीक ना। देखिएगा जैसे उदाहरण जो था ना, सबसे पहली बात जिराफ जो था उसका गर्दन लंबा नहीं होता था। उसने क्या किया कि मतलब ऊपर का जितना भी जो है पेड़ पौधों का जो डंटी होता है उसको तोड़ के खाना लगा, पत्ती खाने लगा। जिससे उसका धीरे धीरे क्रम वाइज हज़ारों साल करोड़ साल के बाद उसका क्या हुआ, उसका जो गर्दन धीरे धीरे लंबा हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जिराफ की जो गर्दन का लंबा होना ये पहले क्या था, नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे वो जिराफ का लंबा हुआ है। इसका मतलब वो क्या हुआ है, तो प्राकृतिक परिवर्तन के हिसाब से उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है ना, वातावरण के हिसाब से। देखिएगा नोट में क्या कह रहा है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान में रखिएगा कि उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन होता है वो टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डार्विनवाद। हम लोग लैमार्कवाद तो हम लोग देख लिए। लैमार्कवाद क्या कह रहा है कि जो भी अपना मतलब शरीर का जो अंग होता है जितना यूज करेगा उतना उसका शरीर का ग्रोथ होगा। अब देखते हैं डार्विनवाद क्या कह रहा है। डार्विनवाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो डार्विनवाद जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या क्यों प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। तो डार्विन को जो है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। पुरावशेष का क्या कहा जाता है, महानतम अन्वेषक कहा जाता है। पुरावशेष का मतलब पुराने वाली चीज़ों का। जैसे में इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है इनका, नाम है चार्ल्स डार्विन। इनका समय था 1809 से 1882 ईस्वी तक, है ना। 1831 में इन्होंने क्या किया था, बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज, बीगल नामक एक विश्व मतलब सर्वेक्षण मतलब घूमने वाला, बीगल नामक एक जहाज़ था जो विश्व में क्या कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। सर्वेक्षण मतलब खोज कर रहा था। वो जहाज़ पर क्या हुआ था, पूरे विश्व का ये भ्रमण किए थे। कौन किए थे, चार्ल्स डार्विन, ठीक ना। और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। कहने का मतलब डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने बोला था अपने डार्विनवाद में कि जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, मतलब बच्चा जन्म देने की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन प्रयत्न संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब जो भी जीव होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए
दूसरे जो अपने सीनियर जो भी सीनियर मतलब जो भी है मजबूत जीव से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, तो संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अभी देख लीजिए हिरन है, वो शेर से क्या करती है, संघर्ष करती है, तब ना बची है आज तक। और वो समझिए कि उसके पास फुर्ती नहीं रहता, वो रहती बकरी। अगर बकरी को जंगल में छोड़ दिया जाए तो बच पाएगी, उसका तो नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जो वही हिरन जो है थोड़ा उसमें फुर्ती है तो बच जाती है, भाग जाती है शेर से, कभी कभी पकड़ा भी जाती है। तो ऐसे करके ये सब बची हुई है अभी तक, है ना। देखिएगा, संघर्ष है सजातीय, अंतरजातीय या फिर पर्यावरणीय होते हैं। सजातीय माने खुद के जात से भी हो जाता है, दूसरे जातियों से भी हो जाता है, या फिर पर्यावरणीय हो जाता है ना। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। वे ये जो हैं भिन्नताएँ इन्हें उनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं, ठीक ना। जनक जो होते हैं इनके मैंने इनका जो मान के चलिए बाप से क्या होता है, बच्चा में जो जन्म होता है वो जो होता है क्या होता है, वंशानुक्रम से ही मिलता है। कुछ विभिन्नताएँ जो अलग अलग भिन्नता पाया जाता है, मतलब बदलाव जो जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होता है, ठीक ना। जबकि कुछ अन्य हानिकारक भी हो जाता है। भिन्नता जो पाया जाता है, कोई कोई सही हो जाता है जीवन के लिए और कोई कोई हानि भी पहुंचा देता है, ठीक ना। तो जीवों में जो विभिन्नता होती है, बदलाव जो आ जाता है बच्चों में, वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं। उपयोगी भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि नई जाति बन जाती है, ठीक ना। क्या कह रहा है कि जो उपयोगी भिन्नताएं होती है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय के बाद क्या होता है कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों के मूल लक्षण क्या होता है, इतना जीवधारियों के इतने अलग हो जाते हैं, इतना भिन्न हो जाते हैं कि नया प्रजाति बन जाता है, ठीक ना। इतना अलग हो जाता है कि क्या होता है, लगता है कि नया प्रजाति है, उसका है ही नहीं उसका जो है जाति का। जैसे बिल्ली और शेर, कहने का मतलब सब तो वंश एक ही है, बिल्ली कहाँ शेर कहाँ, तो ये बदलाव हुआ है तभी ना। देखिएगा नव डार्विनवाद क्या कहलाता है, देखिएगा नव डार्विनवाद क्या कहलाता है। तो डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीववाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जिसे हम लोग नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। तो वहाँ पे हम लोग ऊपर देखे थे डार्विनवाद क्या कह रहा था। डार्विन जो है वो बोल रहा था कि जो भी है वातावरण के हिसाब से, अनुकूल के हिसाब से क्या होता है, बदलते जाता है। लेकिन ये नव डार्विनवाद क्या कह रहा है कि इसके अनुसार है जो है किसी भी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ जाता है। कोई जाति है उस पर बहुत सारा कारक मतलब है, कोई कोई कारण से क्या होता है, बहुत सारा प्रभाव पड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि इस जाति से नया जाति बन जाती है। और यही कारक आगे चल के विविधता कहलाता है, माने बदलाव कर देता है। उत्परिवर्तन जो हो गया, उत्परिवर्तन मतलब अलग अलग टाइप से उत्पन्न हो गया, नया नया प्रकृति वर्ण हो गया, प्रकृति के हिसाब से जो है चलने वाला जाति उत्पन्न हो गया, है ना, जनन हो गया। ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जिन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बन जाती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती है। किससे, जीन में जो परिवर्तन हो गया जीन में, उसमें क्या होता है, नया नया भिन्नताएं बन जाती है, ठीक ना। अब आगे देखते हैं उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, ठीक ना। डार्विनवाद देख लिए, लेमार्कवाद देख लिए, नव डार्विनवाद देख लिए, अब देखते हैं उत्परिवर्तनवाद, ठीक ना। चलिए देखते हैं दोस्तों उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज जो है उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने, याद रखिएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख जो है तथ्य हैं। कौन कौन सा तथ्य है, पहला देखते हैं कि नए जीव जो है जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संचय या फिर क्रमिक विकास के फलस्वरूप होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। कहने का मतलब कोई भी जो है जीव है उसके जो है क्रोमोजोम और जो है गुणसूत्र जो होते हैं इसमें बदलाव आ जाता है अचानक, उसी के कारण क्या होता है, परिवर्तन आता है, उत्परिवर्तन इसी को कहते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या कहा कि क्रोमोजोम के कारण, जीन के कारण क्या हुआ, बदलाव हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तनवाद। चलिएगा, और दूसरा क्या कह रहा है कि इस प्रकार से उत्पन्न जाति का जो प्रथम सदस्य है वो उत्परिवर्तन ही कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। क्या होता है, शुद्ध नस्ल का होता है उत्परिवर्तित लक्षण के लिए। उत्परिवर्तन निश्चित होते हैं, ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक।
ठीक ना। उत्परिवर्तन जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब होते रहता है, ऐसा नहीं कि रुक गया कभी भी उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक ना। और ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकता है। कहने का मतलब ये एक अंग में भी हो सकता है बदलाव, और या फिर अनेक अंगों में भी ये बदलाव हो सकता है, ठीक ना। सभी जीव जो हैं जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक मतलब आप जानते ही हैं, नेचुरल प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन बदलाव का। जाति के विभिन्न सदस्यों में, जितने भी सदस्य हैं जाति के, उसमें उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? अलग अलग उत्परिवर्तन हो सकता है। तो उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने ही अधिक अलग हो जाएं, भिन्न हो जाएं कि उन्हें एक नया जाति माना जा सकता है। तो किसने कहा है? उत्परिवर्तनवाद में कहा है। किसने कहा है? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। किसने दिया है सिद्धांत? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या करा नोट में कि जीन के भीतर अनुक्रम, जीन जो है वही वंश को जो आगे बढ़ाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन से क्या हुआ है? सब बदलाव आता है, जीन में बदलाव आ जाता है। मतलब कि इसके वजह से क्या होता है? परिवर्तन भी आ जाता है। जितना भी परिवर्तन किससे आता है? जीन से ही आता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आनुवांशिकी, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, ठीक ना, छोटा छोटा पार्ट में डालेंगे। आनुवांशिकी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तो जो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।